स्वागत है आप सभी का NFA-NET क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए सब्जेक्ट कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जहां पर जो ईयर है वो दिसंबर 2020 और जून 2021 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिख रहा है कि मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग में आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे कि पहला टर्म जो दिया गया है वो ऑड फंक्शन की बात की गई है लिस्ट 1 में। दूसरा जो बात किया गया है वो यूनिवर्सल गेट की बात की गई है। फिर 2421 कोड से रिलेटेड बात की गई है और फिर बफर से बात की गई। तो यहाँ पर हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो देखिए सबसे पहला आपको क्या दिया गया है, ऑड फंक्शन बोला गया है। ऑड फंक्शन किससे रिलेटेड है, एक्स और से रिलेटेड है। एक्स और मीन्स वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों हम एक्स और को ऑड फंक्शन से रिलेट किए, क्योंकि देखिए जो एक्स और होता है उसमें हम किस तरीके से वर्क करते हैं, मतलब वो कैसे वर्क होता है। तो वहाँ पर नंबर ऑफ जब हम वंस एज ए इनपुट कैसे देते हैं, ऑड देते हैं, तो हमें आउटपुट पे क्या देगा, वैल्यू 1 देता है। इसलिए इसको हम एक्स और फंक्शन को ऑड फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि उसका जो आउटपुट 1 कब आएगा, जब नंबर ऑफ वंस क्या होते हैं, ऑड होते हैं। इस वजह से हम एक्स और को और किस नाम से जाना जाता है, ऑड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल गेट जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, तो एक नैंड गेट होता है और एक नॉर गेट होता है। ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट, ये दो गेट से हम अदर लॉजिक गेट्स बना सकते हैं, बुलियन फंक्शंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो नैंड के साथ आप एक और चीज़ गेट याद रखिएगा, नैंड के साथ नॉर गेट जो होता है वो भी क्या कहलाता है, यूनिवर्सल गेट कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है हम लोग को। तो यूनिवर्सल गेट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बात किया गया है, 2421 कोड की बात की गई है। तो 2421 कोड इसके प्रीवियस वाले ईयर में हमने डिस्कस किया था सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड से रिलेटेड। ठीक है, तो आप उनका पूरा जो भी है वो थ्योरी उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 2421 कोड किससे रिलेट कर रहा है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग की बात कर रहा है। मतलब वो खुद का कैसा हो, कॉम्प्लीमेंट हो। हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जब 1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होता है, 0 का हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, या फिर अगर 1 है तो 0 कर देते हैं। तो वही बोल रहा है 2421 कोड में अगर हम डेसिमल 9 जो 9 नंबर जो है डेसिमल, इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट लेते हैं तो 2421 में क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 7 8 और 9, मतलब कि इसका इक्विवेलेंट होगा बाइनरी 4 × 1 सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। अब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो दोनों हम लोग फ्रॉम लास्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो भी सेम है, और इस 1 वाला को भी पढ़ेंगे तो भी सेम है। तो वो होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। क्लियर है, तो यहाँ पर 2421 कोड किसके लिए हो जाएगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। एंड एट लास्ट बच गया बफर, जो कि किसकी बात कर रहा है, एम्प्लीफिकेशन की। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा आंसर, ए का हमने सेकेंड दिया है, और जैसे कि हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट सही लगाया हमने, सी का 4 जो था सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग और डी का थर्ड। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें जितने भी कन्वर्जन्स हैं, हेक्सा से ऑक्टल होगा, या डेसिमल से हम अगर बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी जितने भी कन्वर्जन है नंबर सिस्टम के वो सभी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे 1-2 क्वेश्चन तो आपको हर ईयर में पेपर के मिल ही जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। ये हमको पता चल गया हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। पूछा क्या है, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बेस से देख के समझ में आ रहा है ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है। तो जब हेक्सा को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, उसका कन्वर्जन करना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप ले लो बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट करने के बाद जब 1-0 के फॉर्मेट में आ जाएगा तब फिर हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ईजी है। पहले हम देख लेते हैं डी किसके लिए रहता है, 13 के लिए। ठीक है, और सी जो होगा वो 12 के लिए रहता है। तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 13 के लिए क्या होगा, जो मैंने कोड बताया था आपको 8421,
ठीक है। इस कोड में हम कन्वर्ट करेंगे तो 12 और 13 मतलब कि 1101 हो जाएगा पॉइंट। सी के लिए क्या बोला 12, तो 11 और 00 ये हो गया आपका क्या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, सॉरी जो हमने कन्वर्ट किया, अब ये क्या हो गया बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, तो इसको हमें अब ऑक्टल बेस में कन्वर्ट करना है। जब भी ऑक्टल बेस में कन्वर्ट करना होगा तो हमें फ्रॉम बैक साइड से क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर जब हम बनाएंगे बैक साइड से तो मतलब कोड कौन सा यूज़ करेंगे, 421। ये किसके लिए रहेगा, कोड ऑक्टल के लिए रहेगा। और इससे पहले हमने एक कन्वर्जन देखा था जिसमें हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना था, तब वहाँ हम यूज़ करते थे 4 का पेयर बनाते थे हम लोग, तो वहाँ हम लोग 8421 का कन्वर्ट करते थे जब हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना रहता है तो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ याद रखना है, बहुत इजी है और बहुत हमें जल्दी भी सॉल्व करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो इन पे हम फोकस करेंगे। अब मैंने जैसे क्या बोला, देखो ये डेसिमल फॉर्मेट में है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि बैक साइड से हमें देखना है ना, तो डेसिमल का लेफ्ट साइड जो होगा उसको, मतलब डेसिमल के पहले वाला जो वैल्यू होगा उसको आप क्या करोगे, फ्रॉम बैक साइड से 3 का पेयर बनाओगे, लेकिन डेसिमल के बाद वाला क्या होगा, फ्रंट से 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, यही डिफरेंसेस है डेसिमल वाले नंबर पे, यही डिफरेंसेस है। डेसिमल के बाद फ्रॉम बैक साइड से आप 3 का पेयर बनाओगे, लेकिन डेसिमल के पहले वाले में, और लेकिन डेसिमल के बाद वाले में आपको आगे से मतलब स्टार्टिंग से 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, उससे 0 ही आना है। और यहाँ भी आप ऐड करोगे 2 जीरो तो फिर कोई मतलब नहीं, 1 ही आना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 4 to 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 5 6, और ये तो 0 आने वाला है डेसिमल, इसका करेंगे हम लोग तो 4 और 5, ठीक, और ये 1, तो कितना आ गया हम लोग का 15.60 आया है। 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्लियर है, तो जब डेसिमल नंबर हम करेंगे तो ध्यान रखना है डेसिमल से पहले वाला आप बैक साइड से ही पेयर करें, डेसिमल के बाद वाले नंबर को फ्रंट से पेयर करना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, हम लोग को क्लियर करते चलना है। ठीक है, उसी तरीके से जब हेक्सा की बात आएगी डेसिमल में, तब भी वहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस वहाँ हम कितने पेयर मतलब कितने डिजिट का पेयर बनाएंगे, तो 4 का 8421। ठीक है, और ऑक्टल के लिए 4 to 1 ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि थर्ड क्वेश्चन है, वो हमें मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, जहाँ आपको क्या बोल रहा है, एक डिजिटल कंप्यूटर है, हैज़ अ कॉमन बस सिस्टम फॉर 8 रजिस्टर 16 बिट्स ईच की बात की गई है। 8 रजिस्टर है बोल रहा है और एक कॉमन प्रोसेसर है, 8 रजिस्टर है, तो और हर एक रजिस्टर का जो साइज़ है, जो बिट्स हैं, वो कितना स्टोर करके रख रहा है, 16 बिट को स्टोर कर रहा है। हाउ मैनी मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट कॉमन बस, उस कॉमन बस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, और व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ मल्टीप्लेक्सर, और मल्टीप्लेक्सर का साइज़ क्या होगा। ठीक है, तो देखो कितने मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास जितने टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर होते हैं उतना हमें मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मल्टीप्लेक्सर, तो कितना हो जाएंगे 8, क्योंकि हमारे पास 8 रजिस्टर हैं। ठीक है, और फिर क्या चाहिए हमें, साइज़ चाहिए, तो हमें पता है कि हर एक रजिस्टर का कितना है, 16 बिट्स ईच बोला है, मतलब साइज़ कितने हो जाएंगे, 16 × 1 की बात होगी। ठीक है, 16 × 1, तो क्या आ जाएगा आंसर, 8 और 16 × 1 यानी कि सेकेंड ऑप्शन। मतलब जब आपको पूछा जाएगा कि मल्टीप्लेक्सर कितने की ज़रूरत रहेगी, तो वो रजिस्टर से रिलेट करता है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ़ रजिस्टर, क्योंकि एट अ टाइम मल्टीप्लेक्सर एक ही सिग्नल को ले सकेगा, तो एक रजिस्टर एट अ टाइम, इसलिए 8 मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी। और हर एक का साइज़ कितना दिया है, हमें उसकी विड्थ कितनी रखनी पड़ेगी मल्टीप्लेक्सर की, तो 16 बिट का विड्थ रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक थ्योरी, छोटा सा थ्योरी भी रखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अ मल्टीप्लेक्सर इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन ऑफ द 8 रजिस्टर एट अ टाइम, एक समय में एक ही रजिस्टर को यूज़ कर पाएगा, उस हिसाब से हमें 8 रजिस्टर के लिए 8 मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ी। एंड ट्रांसफ़र डेटा टू कॉमन बस
each register is 16 bit wide, then the multiplexer should also be 16 bit wide to transfer the कंटेंट ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर के कंटेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि भाई जितना आपके पास कंटेंट है एक रजिस्टर में उसको एक बार में जाना है एट अ टाइम, ठीक। एक रजिस्टर का कंटेंट तो हमें उसके साइज़ के ही अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, रजिस्टर में कितने बिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, इसलिए 16:1 की बात की गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस में हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब कि सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पहले, फिर सबसे लार्ज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है DMA दिया गया है, इनपुट आउटपुट चैनल दिया गया है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल दिया गया। पहले हम इस टर्म को देख लेते हैं क्या है, फिर इसका आंसर जानेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब वो क्या करेगा, जो मेन मेमोरी है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है, उसको वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा बिना किसी और के हेल्प के नीड की, ठीक है, बिना किसी हेल्प के वो क्या करेगा, डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करेगा। ये एक फीचर है ऑफ सम कॉमन कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउज सर्टेन हार्डवेयर सब सिस्टम टू एक्सेस द मेन सिस्टम या मेन मेमोरी सिस्टम डायरेक्टली, ठीक है, जो डायरेक्टली एक्सेस करेगा विदाउट द नीड फॉर इंटरवेंशन फ्रॉम द CPU, बिना CPU के नीड के, वो क्या होगा, DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सेकेंड किसकी बात हो रही है, इनपुट आउटपुट चैनल की। तो इनपुट आउटपुट चैनल क्या करता है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हैंडल करेगा किस चीज़ को, जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं डेटा, ठीक है, इनपुट आउटपुट जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके बीच में, मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेन मेमोरी के बीच में जो होगा क्या, डिफरेंसेस, जो डेटा ट्रांसफ़र होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इनपुट आउटपुट चैनल बोलेंगे। किसके किसके बीच को हैंडल करेगा, मतलब क्या डेटा ट्रांसफ़र को हैंडल करेगा, जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होगा, इनके ऑपरेशंस को, इनको हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी है, इनपुट आउटपुट चैनल की है, ठीक है। थर्ड, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन दोनों से कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट जो परफॉर्म कर रहा है एडवांस ऑपरेशन, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट चैनल से भी एडवांस है, वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो डेटा को फॉर्मेट कर लेता है, डेटा को कंप्रेस भी कर लेता है और डेटा को इनक्रिप्ट भी कर लेता है। ये इनपुट आउटपुट चैनल का एडवांस वर्जन है, ठीक है। और ठीक, उसके बाद फिर क्या बात की गई है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की बात की गई है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या बोल रहा है, ये एक बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। जो सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा उस पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेता है, सच एज डेटा ट्रांसफ़र, डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्राइवल। जो सिंपल, जो मेन है, ट्रांसफ़र करना, रिट्राइव करना और स्टोर करना, ये सारे काम कौन करेगा, सिंपल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बेस में पूछा था हम लोगों को क्वेश्चन कि कौन सा सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी है, इंक्रीजिंग में पूछा था। तो सबसे पहले आएगा हमारा DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, फिर उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट चैनल, फिर आएगा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, फिर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, मतलब कि DCBA होगा, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका होगा आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कुछ स्टेटमेंट दिया है और किससे रिलेटेड दिया है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड दिया है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड दिया है, हम समझ लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी, किसके बेस पे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब क्या बोल रहा है कि एक डिजिटल सर्किट है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, एक डिजिटल सर्किट है जो क्या करता है, सेट ऑफ इनपुट्स को लेगा, ठीक है, सेट ऑफ इनपुट सिग्नल्स की बात करता है एंड प्रोड्यूस अ सेट ऑफ आउटपुट सिग्नल्स। सेट ऑफ इनपुट सिग्नल्स लेगा और प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट जो देगा वो हमें सेट ऑफ सिग्नल्स का ही देगा। डिपेंड ओनली ऑन द करंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट सिग्नल्स,
और ये जो डिपेंड करता है वो सिर्फ आपके करंट वैल्यूज़ या प्रेजेंट वैल्यू जो होगा एट दैट टाइम, जो वैल्यू होंगी, जो इनपुट आप देंगे उस पर ही वो क्या होगा, डिपेंड होगा, उसी को ही प्रोसेस करके उसका आउटपुट देगा उसी समय। ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर डिजिटल सर्किट्स दैट इम्प्लीमेंट बूलियन फंक्शन and produce output based solely in the input values present at that particular time। ठीक है। ये आपको मतलब प्रीवियस स्टेट या प्रीवियस आउटपुट जो भी होगा उस पर डिपेंड करके अनदर आउटपुट नहीं देगा। ठीक है। उस पर डिपेंड करके हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, हमें एट दैट टाइम हम जो इनपुट देंगे उस पर ही बेस, उसी को ही प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट देगा हमें। मतलब प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, करंट वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, फ्यूचर वाले पास्ट वाले वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके वही कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जो हमें पिछले मतलब जो हमें नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें हमें स्टेटमेंट दिया उसी से रिलेटेड। द आउटपुट एट एनी टाइम इज़ अ फंक्शन ऑफ इनपुट एट दैट टाइम। ठीक है। आउटपुट किसी भी टाइम का हो, लेकिन जब उसका मतलब जब भी हम उस सर्किट को, कॉम्बिनेशनल सर्किट को इनपुट देंगे तो वो उसी समय के ही लिए रहेगा और उसी पे ही बेस्ड वो क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स डू नॉट कंटेन एनी मेमोरी एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी मेमोरी एलिमेंट्स नहीं रहता है, मतलब कि वहाँ पर वो कैपेबल नहीं है कि वो कोई भी डेटा को स्टोर कर सके, क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं है। तो ये एक पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट डू नॉट हैव एनी फीडबैक पाथ। कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास कोई फीडबैक पाथ भी नहीं होता है कि वो अपने पिछले वाले उससे लेकर के फीडबैक लेकर के अपना आउटपुट जनरेट करे, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और एट लास्ट डू नॉट कंटेन एनी मेमोरी एलिमेंट्स, मतलब उसी की बात कर रहा है कि ये फ्लिप फ्लॉप के जैसे, फ्लिप फ्लॉप डेटा को स्टोर करता है, 1 बिट लैचेस भी करता है, तो उनके जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि वो मेमोरी ही नहीं रखता, वो स्टोर ही नहीं करता। तो यहाँ पर उसी को ही बताया गया है। तो क्या क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड करेक्ट क्या होगा, आउटपुट एट एनी टाइम इज़ फंक्शन ऑफ इनपुट एट दैट टाइम। आउटपुट जो भी होगा उस समय का वो क्या होगा, फंक्शन होगा, मतलब उसी समय के लिए वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। तो सही बोल रहा है, अभी हमने देख के आया। कंटेन्स मेमोरी एलिमेंट्स, अभी हमने देखा क्या बोला था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है, मेमोरी एलिमेंट्स को नहीं रखता, वो कैपेबल ही नहीं है कि कोई भी डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सके, तो वो स्टोरेज वाला काम नहीं करता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। डू नॉट हैव फीडबैक पाथ, सही बोल रहा है, फीडबैक पाथ उसमें नहीं होता है, तो ये ट्रू रहेगा। क्लॉक इज़ यूज्ड टू ट्रिगर द सर्किट टू ऑब्टेन आउटपुट्स, तो यहाँ ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होता, क्लॉक वगैरह यूज़ नहीं की जाती, इसलिए ऑप्शन बी और डी क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो सही क्या होने वाले हैं, बी और सी, जो कि है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, इजी है, कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है। थ्योरी है, क्या बोल रहा है कि कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, मतलब कुछ टेक्निक दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब देखो कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मल्टी प्रोसेसर, तो इसमें क्या बात होता है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, सीपीयूज होंगे, मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, एक ही सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा सीपीयू होंगे। ठीक है। तो वहाँ पर हर सीपीयू का अपना कैश मेमोरी भी होगा। ठीक। अब कैश मेमोरी में हम एग्जैक्टली क्या कंटेन करके रखते हैं, कैश मेमोरी में हम जो भी डेटा का कॉपी रहता है, जो रिसेंटली यूज़ किए हुए रहते हैं, ये सारी जो डेटा रहती हैं उन सभी की वहाँ पर कॉपी रहती है। ये सीपीयू हुआ आपका। ठीक है। तो मल्टीपल सीपीयूज़ हैं, क्योंकि मैं क्या बात की, मल्टी प्रोसेसर की बात की। अब मल्टीपल सीपीयूज़ हैं इस तरीके से, और हर सीपीयू के पास अपना क्या है, कैश मेमोरी है, ये है कैश मेमोरी, सेपरेट कैश मेमोरी है। और इन कैश मेमोरी में क्या कंटेंट रहता है, तो कॉपीज़ ऑफ डेटा रहता है।
ठीक है, सभी में सेम कॉपीज़ ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि किसी यूज़र के थ्रू क्या हुआ, डेटा एक्सचेंज हुआ, जो भी डेटा थी, ठीक है, जो यहाँ भी कंटेन है इन कैश में भी, कैश मेमोरी में भी, तो अगर कुछ भी डेटा चेंज होता है, ठीक, तो किसी एक में क्या होगा, चेंज होगा डेटा, और सेकंड वाले में भी उसी का कॉपी है ना। ठीक है, अब इसमें चेंज हुआ और इसमें नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें आउटपुट पे चेंजेस दिखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा क्या हो गया, एक सही वाले पे काम कर रहा है और एक में तो अपडेट ही नहीं हुआ है। जो भी ऊपर वाले उसमें हुआ था अपडेट, इस वाले मेमोरी में हुआ था, इसमें तो नहीं हुआ, तो इसलिए वो बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही जो प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही है, जो सेम डेटा यहाँ है वो यहाँ नहीं है, जबकि ऐसा होना था, तो इंटीग्रिटी नहीं मेंटेन हो पा रही है डेटा की, तो वो क्या कहलाता है, कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम। जब कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम। तो अब इसका सल्यूशन क्या है, पहला क्या बोला है आपको, मल्टीपोर्ट मेमोरी। मल्टीपोर्ट मेमोरी क्या होता है कि मल्टीपोर्ट मेमोरी में आपके पास जो CPU है, ठीक है, वो किसी भी पार्ट के मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। मतलब ये वाला CPU इस कैश मेमोरी को भी यूज़ कर सकता है, इस कैश मेमोरी को भी यूज़ कर सकता है, ऐसा है। लेकिन ये सल्यूशन नहीं है कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम का। ठीक है, मान लीजिए अभी ये CPU इसको तो यूज़ कर ले रहा है जिसमें वैलिड हुआ है, तो ठीक है, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कैश मेमोरी में वैलिड है डेटा, किस में चेंज हुआ है, जो होना था एग्जैक्टली सही डेटा है, ये भी तो पता उसको करना पड़ेगा ना, टाइम कंज्यूमिंग, तो फिर ये मल्टीपोर्ट तो नहीं हो सकता। उसका सल्यूशन सेकेंड, अलाउ ओनली नॉन शेयर्ड डेटा टू बी स्टोर्ड इन कैश। अब इन कैश मेमोरी में हम क्या कर लें, जो शेयर नहीं होने वाले हैं डेटा, ठीक है, मतलब जो अगर हम मान लीजिए इसमें अलग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें अलग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हो सकता है कि इस वाले मेमोरी के डेटा को भी शेयर कर रहा होगा, तो हम ऐसे डेटा को वहाँ रखेंगे जो शेयर ना हो किसी और इंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे। तो ये एक सोल्यूशन हो जाएगा हमारे कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। थर्ड क्या बोल रहा है, यूजिंग अ स्नूपी कैश कंट्रोलर। स्नूपी कैश कंट्रोलर क्या होता है, एक ब्रॉडकास्ट तरीका है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट टेक्निक है, जो क्या करता है, अगर किसी एक में भी चेंजेस होगा, ठीक है, डेटा का किसी एक में भी चेंजेस होगा कैश मेमोरी में, तो वो बाकी सब में भी क्या करेगा, उस चीज़ को वैलिड कर देगा, मतलब बाकी सब में भी वो अपडेट करते जाएगा जितने भी कैश मेमोरी रहेंगे। ये क्या है, एक ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक है। ठीक है, जो स्नूपी कैश कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, वो एक ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी एक कैश मेमोरी में कुछ अपडेट होता है तो वो बाकी सब कैश मेमोरी में भी तुरंत अपडेट कर देगा। क्लियर है, तो इससे हमारा कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम सही हो जाएगा, मतलब डेटा क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। लास्ट तो ये सही होगा। डी वाला देख लेते हैं, मेमोरी इंटरलीविंग की बात कर रहा है। ठीक है, मेमोरी इंटरलीविंग मतलब कि सेपरेट मेमोरी कर दो बोल रहा है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। तो आंसर क्या आने वाला है, बी और सी, जो कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि स्नूपी कंट्रोलर। ठीक है, स्नूपी कैश कंट्रोलर नाम याद रखेगा, और एक तरीका है कि नॉन शेयर डेटा को हम उस कैश मेमोरी में स्टोर करें ताकि वो प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इस बार सिस्क और रिस्क से पूछा था। एक बार और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें आपको स्टेटमेंट वाइज ही था, पर एक स्टेटमेंट रिस्क से रिलेटेड था और दूसरा किसी और से था, एड्रेसिंग मोड से था, किसी एक टाइप के एड्रेसिंग मोड से। अब यहाँ हमें सिस्क और रिस्क कम जो है वो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो एक हम लोग उसको देख लेते हैं। रिस्क मैंने उस वाले में भी बताया था, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि रिस्क मतलब कि दो सेट ऑफ कंप्यूटर के टाइप्स हैं, रिस्क और सिस्क। फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ठीक है, और सिस्क का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। क्लियर।
नेक्स्ट रिड्यूस्ड मतलब जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आरआर आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड मतलब रिड्यूस करने वाला, कम करने वाला। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, फिक्स्ड लेंथ के होंगे। इम्पॉर्टेंट, इंस्ट्रक्शंस कैसे होंगे, फिक्स्ड लेंथ के होंगे, ठीक है। साइज भी कैसा होगा, 32 बिट्स बोल रहा है। फिर एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड कितना होगा, मिनिमल नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड होगा क्योंकि रिड्यूस्ड बोला है, ठीक है। जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो एक ही सीपीयू रजिस्टर के थ्रू करने की कोशिश की जाएगी, मतलब कम से कम चीज़ें रखें, रिड्यूस्ड, ठीक है, इसकी बात होगी। लार्ज इन यूनिफॉर्म रजिस्टर सेट लेज़र एग्जीक्यूशन टाइम, कम समय में एग्जीक्यूट करके आपको देगा। लोड और स्टोर आर्किटेक्चर, ये तो हमने देख लिया। विच फैचेज ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट इनडायरेक्टली फ्रॉम मेन मेमोरी थ्रू अ लॉट ऑफ स्केलर रजिस्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये रिस्क से रिलेटेड था। सिस्क को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये कॉम्प्लेक्स मोड होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मोड होता है। तो कॉम्प्लेक्स मोड होगा, इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहला वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन, जो याद रखने वाला चीज़ है, वो फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शंस था, ये वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एड्रेसिंग मोड भी यहाँ पर क्या होगा, मिनिमल नहीं होगा, ठीक है। एड्रेसिंग मोड, ये देखो लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स क्या होंगे, यूज होंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है, लेस नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर एज ऑपरेशन गेट परफॉर्म्ड इन मेमोरी इटसेल्फ। जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो होंगे, अदर रजिस्टर्स होंगे, उनका लेस यूज़ करेगा। इट हैज़ द इंस्ट्रक्शंस डेट मैनिपुलेट्स ऑपरेंड इन मेमोरी। और सबसे पहला क्या बोल रहा है, कंप्यूटर हैव मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस आर लार्ज देन वन वर्ड साइज, क्लियर है। तो ये सिस्क था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स था तो वेरिएबल लेंथ है, लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड का यूज़ कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, ज़्यादा टाइम लेगा उसको सॉल्व करने के लिए। और रिड्यूस्ड जैसे उसका अपोजिट है, उनको हमें कम कम में लेके चलना है। तो डिफरेंस आपको याद रखना है। और ये दोनों सेट ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड एक्स्ट्रा और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये इतना इनफ है, ठीक है। अभी तक में सब सिर्फ इतना ही पूछा है और आगे भी इसी से ही रिलेटेड पूछेगा। तो क्या बोला है, सिस्क कंप्यूटर हैव लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। तो सिस्क मतलब कि कॉम्प्लेक्स, और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो सिस्क है वो लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड को रखता है, सही बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड, रिस्क मशीन मेमोरी एक्सेस इज लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। रिड्यूस्ड, नाम से पता चल रहा है, तो वो लिमिटेड रखता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, स्टोर रहेंगे मेमोरी में, वो लिमिटेड होंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होने वाले हैं, ट्रू होने वाले हैं। तो इसका आप दोनों का ही डेफिनेशंस जो भी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं, उनको आप ऐसे डिफरेंस बिटवीन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक को पढ़िएगा, एक उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा है। एंड ये जो क्वेश्चन है आप देखते हैं क्या बोल रहा है, जिसमें से आप देख रहे हैं ऑप्शन में एक ही सेलेक्ट सही होने वाला है, ठीक है। करेक्ट की ही बात किया है, ट्रू की ही बात किया है, और कोई एक ही सही होने वाला है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंट्रोल मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। पहला स्टेटमेंट है कि कंट्रोल मेमोरी जो है वो पार्ट है, बोल रहा है हार्डवायर कंट्रोल यूनिट का। तो ये गलत है, क्योंकि कंट्रोल मेमोरी किसका पार्ट होता है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू ऑल्टर द सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, ये क्या चीज़ है, तो ये बोल रहा है जंप, जो हमने देखा ना जंप स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं, हम प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो भी ठीक है, मैं बता दूंगी अभी कि ब्रांच या फिर एक जंप स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने लिखा है प्रोग्राम में एक, तो अगर मान लीजिए मैं पहले इस लाइन में हूँ तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट होगा, ऐसा कोई जंप वाला स्टेटमेंट होगा, ब्रांचिंग स्टेटमेंट होगा, जो जंप करके हमें किसी और स्टेटमेंट तक ले करके जाएगा, किसी और नंबर ऑफ लाइन में या किसी और नंबर ऑफ स्टेटमेंट में। तो जंप करना, यहाँ थे हम, अब कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, जंप या फिर ब्रांच स्टेटमेंट। जो प्रोग्राम के जो कंट्रोल फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ ना, मतलब कि उसका फ्लो बता रहा है कंट्रोल का, कि पहले फर्स्ट लाइन में थे, जंप कर दिया हम लोगों को कहाँ, फोर्थ लाइन में। तो वो जो होता है, जो सिक्वेंशियल फ्लो बता रहा है कि एक के बाद एक क्या होगा, वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सही बोल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग के पास ये है और हमें पता है कि कोई एक ही ऑप्शन सही होने वाला है, मतलब कि बी ऑप्शन तो हमारा सही है। देख लेते हैं सी और डी क्यों गलत है। द रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, अब रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड है। फॉर एक्सेसिंग मेमोरी ऑपरेंड इज सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड, मतलब कि दो एड्रेसिंग मोड को क्या कर रहा है, कंबाइन, मतलब कि दो एड्रेसिंग मोड को सेम बोल रहा है। अगर सेम ही रहेगा तो फिर नाम ही क्यों चेंज किए, है ना, दो क्यों आया, तो डिफरेंस है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड मतलब कि हमारे पास जब इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन में हमें एक्चुअल ऑपरेंड का एड्रेस मिलता है। रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन में आपको रजिस्टर का एड्रेस लिखा होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर का एड्रेस मिलेगा। इस एड्रेस के थ्रू आप उस रजिस्टर में जाएंगे। अब इस रजिस्टर में एक इफेक्टिव एड्रेस होगा, ये इफेक्टिव एड्रेस आपको मेमोरी में मिलेगा और इस इफेक्टिव एड्रेस में फिर आपका क्या रहेगा, ऑपरेंड रहेगा, ठीक है। पहले आप रजिस्टर में जाएंगे, रजिस्टर से फिर आपको एक्चुअल ऑपरेंड का, एक्चुअल वैल्यू का मेमोरी लोकेशन मिलेगा, जिसे हम इफेक्टिव एड्रेस बोलते हैं। फिर वो हमें कहाँ लेके जाएगा, मेमोरी में जहाँ डेटा रहेगा वहाँ पर लेके जाएगा। क्लियर। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि बोल दिया क्या, सेम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट अपना कंटेंट और जो भी इंडेक्सिंग वैल्यू रहेगी उसको ऐड करने के बाद जो एड्रेस मिलता है उस पर हम वर्क करते हैं, मतलब वहाँ हमें ऑपरेंड मिल जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। लास्ट क्या बोल रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इज नॉट इफेक्टेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरप्ट। तो इंटरप्ट के आने से सीपीयू पे कोई भी इफेक्टेशन नहीं पड़ता, उसके यूटिलाइजेशन पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता बोल रहा है। गलत है, क्योंकि सीपीयू क्या करता है, हर इंस्ट्रक्शंस के बाद ही वो क्या करता है, इंटरप्ट फ्लैग जो होता है वहाँ उसको वो चेक करता रहता है कि कोई इंटरप्ट आया तो नहीं, कोई इंटरप्ट आया तो नहीं, तो उसके यूटिलाइजेशन पे अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है वही हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है। तो आज के जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे इम्पॉर्टेंट थे, पर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा था आज के में, थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे। तो वो जो टर्म है जो बेसिकली हम लोग छोड़ के चलते हैं, ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं उसमें, तो आप एक एक बार ज़रूर देखें उन चीज़ों को और इस तरीके से अपना प्रैक्टिस बनाए रखें। जितने भी हमने इससे पहले वाले में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको सॉल्व करते रहें और क्वेश्चंस के साथ। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।